नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिशा वाली जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली परीक्षा 2020 बुक है। इस बुक का कंप्लीट हम लोग व्याख्या सहित सॉल्यूशन देख रहे हैं और साथ में याद करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मई 2025 तक के परीक्षा प्रश्नोत्तर सहित वो मिलेंगे और मैंने आप लोगों के प्रश्न कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर पटवार परीक्षा के कुछ प्रश्न डाल दिए हैं और शेष रहे प्रश्न जल्द आप लोगों के लिए डाल दिए जाएंगे। इसमें हम लोग हिंदी जो है वो 50% कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश और गणित ये थोड़ी बाद में करेंगे। जीके में अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर और ये चल रहा है अपना। तो चर्चा करते हैं अपन आज किस क्लास की बात करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में अपना आज क्या रहने वाला है, तो कंप्यूटर में आज अपना रहने वाला है वो रहेगा आपका कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन। इसमें MS वर्ड देख चुके हैं और MS एक्सेल के कुछ सवाल देख चुके हैं। MS पावर पॉइंट यहाँ पर और MS एक्सेल MS एक्सेल यहाँ से देखने वाले हैं। तो बने रहे यहाँ पर YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। यहाँ पर आपको एक टॉपिक एक क्लास मिलती है, एक टॉपिक एक क्लास देखने को मिलती है, ना कि एक सब्जेक्ट एक क्लास। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ के जाऊंगा, मैं याद करवाने का समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न किस प्रकार से आया हुआ ये आपके सामने रहेगा, भविष्य में कैसे आ सकता है ये आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो कल लास्ट में आपकी क्लास का टाइम हो गया था, इसलिए जल्दी आई। MS एक्सेल के हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए थे, उससे आगे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों का चलिए इस प्रश्न से हम लोग देखते हैं। सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो सेल संदर्भ है ना वो G2 से M12 के लिए इसे बोलते हैं सेमी कोलन। दो बिंदु जो बीच में आते हैं ना वो सेक का प्रदर्शन करते हैं और इसे सेमी कोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। एक्सेल में सेलों का संदर्भ देने के लिए संदर्भ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित ऑपरेटर जो है वो कोलोन है। इसका प्रयोग किसी रेंज को बताने के लिए किया जाता है। तो कोलोन का प्रयोग रेंज बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए G4 से G12 बीच में से मैं बोल रहा हूं, वो किसके लिए बोल रहा हूं, कोलोन के लिए बोल रहा हूं। सेल G4 सेल G12 तथा इनके बीच आने वाले सभी सेल जो हैं इसमें सम्मिलित रहेंगे। रेंज का मतलब है विस्तार जो है वो इनके बीच वाला कंप्लीट रहेगा। तो ये कोलोन वाला आप याद रखें। नेक्स्ट है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप, अब देखो इस प्रश्न का आंसर जो है अपने अनुसार दूसरा होना चाहिए था, लेकिन माना कोई दूसरा गया था। पटवार मुख्य परीक्षा 2016 की बात है। फॉर्मूला को सेल में रखे ये माना गया है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं ना तो मेरे को लगता है कि बराबर है। यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं तो बराबर जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें माना क्या गया है, अपने को याद यही रखना है कि फॉर्मूला को किसमें रखना है, सेल में रखना है। और सेल में सबसे पहले जो आता है ना वो बराबर का चिन्ह आता है, इक्वल जो आपका चिन्ह है वो आता है, याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। व्याख्या देखें, किसी एक सेल में फॉर्मूला एंटर करें जैसा कि ज्ञातव्य है। जैसा आपको जो फॉर्मूला उपयोग में लेना है वो फॉर्मूला एक सेल में जो रो और कॉलम जहां काटते हैं तो ये भाग क्या कहलाता है, आपका सेल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, याद रखना। और एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत एक बराबर के चिन्ह से होती है। एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है, याद रखना। और फिर उसके बाद आप चाहे जो अर्थमेटिक फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है। पहले फॉर्मूला जो है वो सेल में रखना होता है। और एक्सेल में जो है वो रो होती है आप लोगों की, और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं।
रो और कॉलम जहां काटते हैं वो आप लोगों का सेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इक्वल बराबर का निशान होगा सबसे पहले, इन दो में बराबर का निशान दिया है लेकिन अपने यहाँ आया नहीं है। फिर पावर लिखा हुआ है तो बिल्कुल पावर रहेगा, दो, दो के बाद में कोमा और 3, ये आप लोगों का सही रहेगा। यहाँ पर पावर का मतलब ही दो गुणा करना है, तो दो को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है, इसका मतलब ये रहेगा। और ये किस प्रकार से रहेगा ये आप लोगों के व्याख्या में दिया हुआ है। पावर 2,3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा? 8 बराबर आ जाएगा। वो याद नहीं रखना अपने को, पावर कोष्टक 2,3 कोष्टक बंद, यहाँ पर बराबर का निशान, तो मतलब क्या रहेगा? गुणा करने का रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? 256 कैरेक्टर्स रख सकते हैं। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 256 रख सकते हैं। याद रखना, एक्सेल में फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है और पहले सबसे पहले सेल में फॉर्मूला रखते हैं, याद रखना, और बराबर के चिन्ह से या बराबर के साइन से शुरू करना होता है। नेक्स्ट है, एक्सेल 2013 में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ए सेल कैन कंटेन जो है वो 32,767 है, 32,767, तथा लाइन वेट एंड फिल स्टाइल्स 256 256 होती है। कितनी होती है? 256 होती है। मतलब एक सेल में अपन लोग कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 256 रख सकते हैं। याद रहेगा क्या? बिल्कुल आपको याद रखते हुए ही बढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? इनमें से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? तो आप इसको याद रखें, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है आप लोगों का डॉलर का निशान, फिर अक्स, फिर आपका डॉलर का निशान और फिर आई, ये 1 जो है वो लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, आप लोगों के पूर्ण सेल रेफरेंस है, डॉलर का निशान भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप लोगों को चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो बताओ, सेल का एक्सेल में फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सर बराबर के निशान से होता है। एक्सेल में फॉर्मूला बराबर के निशान से। एमएस एक्सेल है क्या? एमएस एक्सेल स्वयं क्या है? तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह एमएस ऑफिस का क्या है? भाग है। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल करते हैं? ये हमने देखा A1 से लेबल किया जाता है। फिर हमने देखा कि सेल सीमा को दर्शाने के लिए कैसे करेंगे? जैसे अपने को A2 से B5 तक दर्शाना है तो बीच में क्या लगा दो? आपका सेमी कोलन लगा दो। बीच में क्या लगा दो? आप लोग कोलोन लगा दो भाई। क्या लगा दो? कोलोन लगा दो, आपका काम हो जाएगा। याद रखना। और पावर का उपयोग हम लोग गुणा करने के लिए करते हैं। पावर का उपयोग गुणा करने के लिए किया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, व्याख्या है पहले कि पूर्ण सेल रेफरेंस कौन सा है? उसमें हमने देखा डॉलर, फिर आपका एक्स, फिर डॉलर का निशान और फिर जो आया था वो आया था आप लोगों के एक। अब है एक डॉलर चिन्ह जो है आप लोगों का के अतिरिक्त एक सूत्र में एक पूर्ण संदर्भ एब्सोल्यूट रेफरेंस नामित किया गया है। यह कॉलम संदर्भ, पंक्ति संदर्भ, रो रेफरेंस या दोनों से पहले क्या हो सकता है? हो सकता है, पहले हो सकता है। पूर्ण संदर्भ वाले सूत्र बनाने के दौरान आप आमतौर पर जो है कैसे यूज करते हैं? तो देख ले, डॉलर का निशान, फिर ए, फिर डॉलर का निशान, फिर दो प्रारूप का उपयोग करेंगे। ऐसे उपयोग करना है। पूर्ण संदर्भ बताना ना, तब ऐसे आपको उपयोग करना होता है, ध्यान रखना। अन्य दो प्रारूपों का उपयोग बहुत कम बार किया जाता है। फॉर्मूला लिखते समय आप सापेक्ष और पूर्ण सेल
संदर्भों के बीच स्विच करने के लिए अपने कीबोर्ड पर F4 कुंजी दबा सकते हैं। यह एक पूर्ण संदर्भ एब्सोल्यूट रेफरेंस जल्दी से डालने का एक क्या है आसान तरीका है। यदि आपको पूर्ण सेल संदर्भ के बीच स्विच करने के लिए अपने कीबोर्ड पर F4 कुंजी दबाते हैं तो इससे क्या होगा, पूर्ण संदर्भ संख्या डालने में ये आसान तरीका रहेगा। F5 रिफ्रेश करने में F1 जो है वो आप लोगों की हेल्प विंडो खोलती है। बताओ मेरे को, F1 हेल्प विंडो खोलती है, आप लोगों के F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करती है, F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करती है, F7 जो है वो आप लोगों के स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। तो वो कौन सा रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। पाई चार्ट में क्या रहता है, एक गोला रहता है और बीच में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होता है, पाई चार्ट होता है। ये कौन सा चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। और पाई चार्ट 100% जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखें, MS एक्सेल के विभिन्न प्रकार के चार्ट हैं। जैसे कॉलम चार्ट, इस प्रकार के चार्ट में किसी मान को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम के रूप में दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न डेटा श्रेणियों के को अक्ष पर तथा उनके मानों को y अक्ष पर दिखाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो अक्ष और y अक्ष वाला मैटर जो है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर कॉलम इस प्रकार से बनाने होते हैं। कॉलम जो है इस प्रकार से बनते हैं, एक ही आधार रेखा होती है। फिर जो है आप लोगों को यहाँ से तो अक्ष पर जो है वो क्या दिखाते हैं, श्रेणियां। जैसे मान लो यहाँ पर अपन कोई जनसंख्या दिखा रहे हैं, 2001 की हो गई, फिर 2000 आप लोगों के 10 की हो गई, ऐसे मान लो फिर 20 की हो गई, 30 की हो गई, ऐसे दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो आप लोगों की जनसंख्या है, वो आंकड़ों को इधर y अक्ष पर दर्शाएंगे, इधर अक्ष पर श्रेणियां दर्शा देंगे। कौन सा वर्ष है, ये अपना रहेगा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है पाई चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दिखाया जाता है, केवल डेटा दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न मानों को एक गोले या वृत्त के विभिन्न भागों या क्षेत्रों द्वारा दिखाया जाता है। विभिन्न भागों या क्षेत्रों द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक भाग का आकार उसके मान के अनुपात में क्या रहता है, 100% तक दिखाया जाता है। जैसे 30% ये हो गया, 25% ये हो गया आप लोगों के, फिर 20% ये हो गया, 25% ये हो गया, टोटल निकालोगे तो 100% हो जाएगा आप लोगों के। और पाई चार्ट जो है वो ऐसा करने के लिए पर्याप्त है, आंकड़ों को दिखाने के लिए। y अक्ष और x अक्ष पर आप लोगों का कॉलम चार्ट दिखाता है। बार चार्ट भी कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, कॉलम चार्ट के जैसा ही बार चार्ट होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न डेटा श्रेणियों के मानों को क्षैतिज बारों द्वारा दिखाया जाता है, क्षैतिज बारों द्वारा इसको दिखाया जाता है। ये ध्यान रखना बार चार्ट के बारे में। तो कॉलम, पाई और बार। अब है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट वही है, जैसे एक बिंदु यहाँ गई, एक बिंदु यहाँ गई, एक बिंदु यहाँ गई, और इनको मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे ग्राफ के रूप में बनता है ना, वही है आपका लाइन चार्ट। और इस लाइन चार्ट से काफी प्रश्न आए हुए हैं। लाइन चार्ट में विभिन्न डेटा श्रेणियों के मानों को विभिन्न बिंदुओं द्वारा, अब बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा पूछे तो आंसर देना है लाइन चार्ट। कॉलम द्वारा दिखाया जाता है तो आंसर देना है कॉलम चार्ट। और आंकड़ों को प्रदर्शित करने में कौन सा उपयोगी है, तो याद रखना पाई चार्ट। और पाई चार्ट 100% तक के आंकड़ों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो बिंदु द्वारा लाइन चार्ट, जिन्हें सरल रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। इस अंतर के अलावा लाइन चार्ट कॉलम चार्टों की तरह ही होते हैं। लाइन चार्ट है वो कॉलम चार्टों की तरह ही होते हैं। चित्र में एक लाइन चार्ट दिखाया गया है, चित्र में एक लाइन चार्ट आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न मानों को उन लाइनों के बीच के क्षेत्र द्वारा दिखाया जाता है। चित्र में एक एरिया चार्ट आप लोगों को दिखाया गया है। देखो ये बुक में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, बाकी बुक में ही आप लोगों के है ही नहीं, मैं कहां से लेके आऊं बताओ। चित्र में दिखाया गया है, लिखा हुआ है।
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात मतलब आंकड़ों का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। बताओ क्या कहलाता है? ऐसे अपन लोग जिसको विभाजित करते हैं सर क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल बोल तो नहीं गए आप, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का भाग है। इसमें फॉर्मूला इक्वल के निशान से प्रारंभ होता है। पावर का उपयोग गुणा करने के लिए किया जाता है, पावर का उपयोग गुणा करने के लिए किया जाता है। सम का उपयोग ऐड करने के लिए किया जाता है। याद आ रहा है क्या आपको? रेंज दिखाने के लिए जो है कोलोन का उपयोग करते हैं। रेंज दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोलोन का उपयोग हम लोग करते हैं। सेल रेफरेंस के लिए जैसे फर्स्ट सेल है तो उसको A1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बोल तो नहीं गए आप लोग? अरे बोल तो नहीं गए ना? हाँ वेरी गुड। और कॉलोन में जो आपका डाटा श्रेणी है वो तो एक्स अक्ष पर दिखाई जाती है और आंकड़े जो है वो किस पर दिखाए जाते हैं? वाई अक्ष पर जो है दिखाया जाता है। उनके मानों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। अब यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को सेल रेंज दिखाने के लिए जो है कोलोन का उपयोग करना है। कोलोन का उपयोग सेल रेंज के लिए करना है। लेकिन आप लोगों को कुछ कहे कि दिनांक दिखानी है, आज की प्रविष्ट करनी है, डालनी है किसी सेल में, तो कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कोलन लगाना है। कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कोलन लगाना है। ये कोलोन है, ये सेमी कोलोन है। इनमें अंतर ऊपर वाला दोनों में सेम है। कोलोन में नीचे वाला भी सेम ही रहता है, लेकिन सेमी कोलोन में नीचे वाला ये ऐसे अपना आता है, कोमा की तरह हो जाता है। ये सेमी कोलोन होता है। और ये एक्सेल सेल में, एक्सेल शीट के सेल में जो है आज की सेम दिनांक प्रविष्ट करने के लिए होता है, जो कंप्यूटर में सेट होती है। आप याद रखें, जुड़े हुए हैं YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। और इतने जल्दी आप लोगों ने इसका प्यार जो इतना दिया है, 1K का अपना परिवार जो है वो लगभग 15 दिन अभी हुए नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर 1K का परिवार हो गया है। और आने वाले, मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग ही हैं जो आने वाले कुछ ही दिनों में इसको डबल कर देंगे। आप सभी का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अब देखते हैं व्याख्या। एमएस एक्सेल प्रोग्राम की किसी वर्कशीट के सेल में तारीख एंटर करने के लिए कंट्रोल और कंट्रोल के साथ में क्या दबा दें? सेमीकोलन की का प्रयोग करते हैं, जिसे कंप्यूटर में सेट तारीख उस सेल में एंटर हो जाएगी। जो कंप्यूटर में सेट है, अपने पास सेव है, जो कंप्यूटर जो है वो टास्क बार में प्रदर्शित कर रहा है, वो आपकी सेव हो जाएगी। जो सेल एक्टिव होगा या जिस सेल में कर्सर होगा वहां पर ये डेट आ जाएगी। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करने से एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस जो है आप लोगों का क्या रहने वाला है? आई रहने वाला है। कंट्रोल प्लस आई है, ये कंट्रोल प्लस बुक में ही गलत है, बी है आप लोगों का। कंट्रोल प्लस आई है और कंट्रोल प्लस बी है। पूछा क्या है? एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करते हैं। व्याख्या देखें, कंट्रोल प्लस आई का उपयोग फॉर्मेट सेल्स या डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए एमएस एक्सेल में किया जाता है। ये ध्यान रखें, एमएस एक्सेल में करते हैं। कंट्रोल प्लस डी का उपयोग चयनित वाक्य को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग बता दो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस आप लोगों का यहाँ पर डी है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी है का उपयोग सिलेक्टेड डाटा को डुप्लीकेट करने के लिए डी का उपयोग किया जाता है। जैसे YB 2020 के बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो वीडियो को उठा के दूसरे चैनल पे डाल रहे हैं, अपने चैनल पे डाल रहे हैं, उसमें अपना कुछ नहीं जाता, उनका ही कुछ होगा लास्ट में, टेंशन ना लो।
कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अब आगे हैं एमएस पावर पॉइंट की ओर। इनमें पूछा है कि प्रेजेंटेशन तैयार करना किसमें करते हैं? तो पावर पॉइंट में करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन लोग जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है आप लोगों की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। मुख्य तौर पर पावर पॉइंट मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए फॉर दो डॉट जो है आपके इन लिखा हुआ है, फिर कंपनी के डेनिस ऑस्टिन और थॉमस रुडकिन ने बनाया, है ना, थॉमस रुडकिन ने बनाया था। उस समय इसका नाम क्या था? प्रेजेंटर था, रखा गया। ट्रेडमार्क की परेशानी की वजह से 1987 में इसका नाम जो है रॉबर्ट गास्किंस के सुझाव पर जो है पावर पॉइंट रख दिया गया। ये आया कब था बता सकते हो क्या? अभी हमने देखा आया कब तक, 1990 में आया था। 1990 में आया था क्या? ये प्रथम संस्करण 1990 में बता रहे हैं पावर पॉइंट का। और पावर पॉइंट इसका नाम कब रखा गया? 1987 में रखा गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से स्लाइड्स के माध्यम से विषय वस्तु प्रदर्शित की जाती है। पावर पॉइंट में हम जो भी काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। ये ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या तैयार करते हैं? प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों से किसे दबाया जा सकता है? आप लोगों को याद रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाले की व्याख्या से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है तो कौन सी कुंजियां दबाएंगे? या तो ESC जो कंप्यूटर में ऊपर ही ऊपर बाएं किनारे पर रहती है वो कुंजी, या फिर हाइफन कुंजी जो है वो सॉरी कीबोर्ड पर रहती है। कंप्यूटर का बोला मैंने, कीबोर्ड पर। आपको भी पता है कुंजियां कीबोर्ड पर होती है ना। अब आप मेरे को कमेंट करोगे कि एक मानक कीबोर्ड में टोटल कुल कितनी कुंजियां होती है? ये आप कमेंट करना। तो समाप्त करने प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए ESC या फिर हाइफन कुंजी स्लाइड शो को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्ट कट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है? यदि MS वर्ड और MS एक्सेल में हम नई स्लाइड डालना चाहते हैं ना तो Ctrl+N दबाओ। तो Ctrl+N दबाओ। और यदि अपन लोग प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में डालना चाहते हैं तो Ctrl+M ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। याद रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, अपना ऑप्शन Ctrl+M होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, तो ये आपका आ ही गया, Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट है, आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हैंडआउट मास्टर का करते हैं। सीधा सीधा याद रखना, हैंडआउट मास्टर का उपयोग जो है वो यहाँ पर अपन लोग करते हैं। नेक्स्ट है, हैंडआउट वे दस्तावेज हैं जिन्हें आप पावर पॉइंट के भीतर से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन से स्लाइड रिप्रेजेंटेशन शामिल है। हैंडआउट वे दस्तावेज हैं जिन्हें आप पावर पॉइंट के भीतर से क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रत्येक हैंडआउट पेज पर 9 स्लाइड को शामिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। 9 स्लाइड को शामिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। निश्चित रूप से किसी पेज पर 9 स्लाइड के साथ आपकी स्लाइड थंबनेल की तरह दिखाई देगी। आप प्रत्येक हैंडआउट पेज पर केवल एक स्लाइड प्रिंट करना चुन सकते हैं। आप प्रत्येक पेज पर केवल एक स्लाइड प्रिंट करना चुन सकते हैं। कुल कितना ही आ गए हैंडआउट में? 9 पेज आ गए हैं और उनको स्लाइड शो की तरह प्रदर्शित किया जाता है ना, ये याद रखना।
फिर आपका हैंडआउट पेज किसी पेज पर प्रिंट व्यक्तिगत स्लाइड की तरह दिखाई देगा। अधिकांश हैंडआउट प्रिंट किए जाने के लिए बनाए जाते हैं और इन प्रिंट हैंडआउट का फॉर्मेट और अनुभव हैंडआउट मास्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुभव हैंडआउट मास्टर द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। हैंडआउट मास्टर में संपादन करने के लिए हैंडआउट मास्टर व्यू पर जाना होगा। इस दृश्य में आपके द्वारा दिए गए परिवर्तन प्रिंट हैंडआउट के फॉर्मेट और लेआउट को प्रभावित करते हैं। आप बैकग्राउंड हेडर और फुटर हैंडआउट में बदल या संपादित कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एमएस पावर पॉइंट के ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है, वो की जाती है हैंड आउट से। एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है हैंड आउट से। इसमें पावर पॉइंट में नया जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं तो नया। यदि वर्ड में जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? एन करेंगे। और यदि सेम करना है डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे। कॉपी करना है तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी करेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी करेंगे। याद रखना एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड कंट्रोल प्लस एम रहेगी। और यहाँ पर एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट करने के लिए हैंडआउट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट की सारी स्लाइड एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू काम में लेते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर काम में लेते हैं। पावर पॉइंट की सारी स्लाइड्स एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू काम में लेते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर को काम में लिया जाता है। व्याख्या की ओर आ जाए। स्लाइड सॉर्टर व्यू, पावर पॉइंट में टास्क बार से स्लाइड शो देखने के लिए आप स्लाइड विंडो के नीचे स्लाइड व्यू को देख सकते हैं या रिबन पर व्यू टैब से देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्षैतिज रूप से अनुक्रमित थंबनेल में आपकी प्रस्तुति के लिए स्लाइड को एक साथ क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यदि आपको अपनी स्लाइड को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है तो स्लाइड शो व्यू उपयोगी है। आप अपनी स्लाइड को एक नए स्थान पर ले जा सकते हैं या अन्य स्लाइड को सार्थक समूह में व्यवस्थित करने के लिए अनुभाग को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, प्रस्तुता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करना है, केवल निम्न को छोड़कर। मतलब ये कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में उपलब्ध जो स्लाइड शो है ना, उसमें सभी विकल्प को सम्मिलित कर सकते हैं। किसको छोड़कर? तो ट्रांजिशन, जिसे बोलते हैं संक्रमण कमांड को छोड़कर बाकी सभी को प्रेजेंटेशन में अपन लोग सम्मिलित कर सकते हैं। चाहे स्पीकर नोट कमांड हो, चाहे मीटिंग रिमाइंडर कमांड हो, चाहे नेविगेशन कमांड हो, सबको प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के विकल्प के रूप में समाहित किया जा सकता है। आप व्याख्या भी देख लें। ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने का तरीका वर्णन करने के लिए होता है। ट्रांजिशन है ना, वो एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके का क्या करता है? वर्णन करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रन टाइम में जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं तो एक स्लाइड के जाने तथा एक स्लाइड के आने में जो इफेक्ट दिखाई देता है वह स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। मतलब एक स्लाइड तो यहाँ से जा रही है, दूसरी स्लाइड जो है वो यहाँ पर आ रही है, इनके बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। और स्लाइड ट्रांजिशन को जो है वो किसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है? स्लाइड शो में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होता है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के लिए लागू होता है। ट्रांजिशन कहते किसे? तो सर जैसे एक स्लाइड जो है वो आने से पहले दूसरी, ये स्लाइड जा रही है और ये स्लाइड आप लोगों की आ रही है, इनके बीच का जो समय है ना वो ट्रांजिशन कहलाता है। और ट्रांजिशन का उपयोग स्लाइड्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है और एक अन्य में प्रवेश करता है के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो किसको प्रयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन को प्रयोग किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन को प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। प्रेजेंटेशन में उपयोग किए जाने वाले या प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स है वो क्या कहलाते हैं? आपको बताना है क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन कहलाते हैं। ट्रांजिशन कहलाते हैं। देखो लैंग्वेज चेंज है, पहले में दे रखा था कि आने जाने में जो समय लग रहा है वो, और अब की बार क्या दे दिया आप लोगों को? अब की बार दे दिया कि जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स है वो क्या कहलाते हैं? तो वो ट्रांजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में क्या है? उपयोगी है। स्लाइड सॉर्टर का उपयोग ऐसा किया जाता है, थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? एड इफेक्ट ऐसा करने के लिए हमें कहता है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ जो है वो लागू करने की अनुमति प्रदान करता है एड इफेक्ट ऐसा करने के लिए। यदि आपको कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तब तो समझ में आ रहा है, नहीं तो आप देखते चलो और एक बार आप जो है मतलब सुबह देख रहे हो तो शाम को, या शाम को देख रहे हो तो नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन में एक इसको पुनः रिपीट कर लेना, आपके दिमाग में चीजें हैं वो सेट होगी धीरे धीरे। इनमें समझाने लायक कोई बात नहीं है। कंप्यूटर का मामला पूरा ही जो है वो क्या रहता है आप लोगों के सीधा जो है रटने लायक काम होता है, या फिर यूं कहूं कि केवल मेमोरी बेस आधारित है कंप्यूटर के क्वेश्चन। कस्टम एनिमेशन, इस ऑप्शन से स्लाइड के लिए एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एनिमेशन लगा सकते हैं। कस्टम एनिमेशन में 4 प्रकार के एड इफेक्ट होते हैं। कस्टम एनिमेशन में 4 प्रकार के एड इफेक्ट होते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट, इस इफेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो के दौरान इफेक्ट के साथ प्रवेश दिया जाता है, जिससे प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर पर आप लोगों का वो है एम्फेसिस इफेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर हाईलाइट करने के लिए यह प्रभाव लगाया जाता है। नंबर 3 है एग्जिट इफेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो के दौरान स्लाइड से एग्जिट इफेक्ट के साथ क्या क्या किया जाता है? हटाया जाता है। मोशन पाथ्स है, इस इफेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार से मूव करा सकते हैं। इफेक्ट सेट करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि उसको कैसे स्टार्ट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है वो है कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? तो ऑडियंस हैंडआउट जो है वो क्या करता है? आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि, मुद्रित का मतलब मैं यूं कह सकता हूं हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि फोटो कॉपी आप लोगों की जो कौन उपलब्ध करवाता है? तो ऑडियंस हैंडआउट जो है वो आप लोगों का उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर अब देखें आप लोग व्याख्या में क्या कहा गया है कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकाल कर ऑडियंस श्रोताओं के बीच बांट दिया जाता है ताकि ऑडियंस प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके। प्रिंट आउट निकाला और ऑडियंस में या श्रोताओं के बीच बांट दिया, और वो क्यों बांट दिया? कि वो आसानी से समझ सके, उसका भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, समझकर प्रयोग कर लेंगे। उस पेज पर साइड में खाली स्पेस होता है ताकि ऑडियंस उस पर स्लाइड के बारे में नोट
लिख सके इस प्रिंट आउट को ऑडियंस हैंड आउट के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक रहेगा अपना इंटरनेट। अगला टॉपिक रहेगा इंटरनेट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा।